हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पर मैं लेकर आया हूँ यूपीपीएससी का टेस्ट सीरीज़। और इस क्रम में ये पहला टेस्ट आज आपके सामने मैं डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट यूपीपीएससी 2020 का। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस वॉज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रेजीम ऑफ सरकी सुल्तान्स। सरकी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान किस स्थान को पूरब का सिराज के नाम से जाना जाता था? आगरा, दिल्ली, वाराणसी, जौनपुर। तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी, जौनपुर। देखिए, जौनपुर आपको अपने टेस्ट के बाकी के सीरीज़ में मैंने ये बता रखा है दूसरे टेस्टों में कि जौनपुर की स्थापना जो है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक करते हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक अपने चचेरे भाई जौना खान के स्मृति में, याद में जौनपुर शहर बसाते हैं। और इसी को पूरब का सिराज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मालिक सरवर। मालिक सरवर ने 1394 में सरकी स्टेट बनाया था जौनपुर में। और इसके एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिनका नाम है इब्राहिम शाह सरकी। उन्होंने 1402 से लेकर 36 के बीच राज किया है और ख़ुद को सिराज हिंद कहा है। सिराज हिंद का मतलब होता है स्वामी, सिराज का मतलब होता है स्वामी। तो ये जो सरकी स्टेट है, इसके सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए? इब्राहिम शाह सरकी। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सिराज हिंद किसको कहा जाता था, तो इब्राहिम शाह सरकी। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कालिदास रघुवंशम, भास स्वप्न वासवदत्तम, सुबंधु कादम्बरी, हर्ष रत्नावली। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, सुबंधु कादम्बरी। कादम्बरी की रचना सुबंधु ने नहीं, बाणभट्ट ने की है। तो देखिए, इसमें बाणभट्ट जो है वो 2 किताब लिखते हैं, आपको लर्न करना है। जो बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखी है और हर्षचरित भी लिखा है। और कालिदास ने बहुत सारे किताब की रचना की है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशी। इसके अलावा एक और बताता हूँ, ऋतु संहारम। और हर्षवर्धन की 3 पुस्तक आप एकदम से याद कर लीजिए। कौन कौन सा? नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके बाद सुबंधु ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वासवदत्ता। तो सुबंधु की किताब कादम्बरी नहीं है, वासवदत्ता है। यही इसका सही आंसर था। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, जतिन दास वॉज एन एक्यूज्ड इन। जतिन दास एक आरोपी थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो 1928 में हुआ, लाहौर षड्यंत्र। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी 1908। मेरठ कॉन्स्पिरेसी ये 1929 से 33 के बीच में हुआ है। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925। जल्दी जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर कि जतिन दास किस में आरोपी थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। देखिए, एक घटना ये हुई थी कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लोग शामिल हैं। भगत सिंह भी हैं, सुखदेव भी हैं, राजगुरु भी हैं। क्योंकि लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उस दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ था सॉन्डर्स के द्वारा। और उस लाठीचार्ज के बाद कई दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिसका बदला भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास ये सब मिलकर लेते हैं सॉन्डर्स की हत्या करके। इसी कांड को कहा गया है लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर षड्यंत्र। और जिसके तहत सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को बाद में फांसी भी दी जाती है 1931 में। और जतिन दास की मृत्यु पहले हो जाती है। कैसे? तो 64 दिनों तक उन्होंने उपवास किया है और अंतोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे पॉलिटिकल बंदी बनाओ, मुझे देशद्रोही क्यों बता रहे हो, मुझे पॉलिटिकल बंदी बनाओ। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने कि मुझे राजनीतिक बंदी बनाना चाहिए, इस चीज़ को लेकर उन्होंने उपवास किया और उनकी मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल टुक प्लेस इन 1764। 1764 में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुई? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बंदीवर्स, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, बैटल ऑफ बक्सर। इसका सही आंसर है बी, बैटल ऑफ बक्सर। देखिए, अब क्रोनोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन यूपीपीएससी में आता है, तो एक बार आप सबका क्रोनोलॉजी ध्यान में रखिए कि बक्सर
1764 प्लासी 1757, won the war 1760 and पानीपत का थर्ड बैटल 1761. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? चिकनकारी यूपी, कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पुथुकुली सॉल्स तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र. जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर. तो इसका सही आंसर है डी. सुजनी एम्ब्रॉयडरी इज नॉट ऑफ महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र का नहीं है, बिहार का है. सुजनी कढ़ाई मुख्य रूप से बिहार में पाई जाती है. और जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है वो है कसूती. कसूती एम्ब्रॉयडरी जो है वो महाराष्ट्र में फेमस है. क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का चुनाव आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 324, 356, 368, 315. जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर. तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए. इसका सही आंसर है ए, आर्टिकल 324. अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कि जो पार्ट 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का 15वां भाग है, वो पूरा का पूरा चुनाव आयोग को समर्पित है. 324 से लेकर 329 आर्टिकल जो है पूरा वो पार्ट 15 बनाता है. और ऐसे में भारत में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 3 चुनाव आयुक्त होते हैं. एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं. पहले जो है 1990s तक ये एक ही सिंगल बॉडी होती थी. उसके बाद से ये 3 मेंबर बॉडी हो गई है. और ये भी ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है. आर्टिकल 356 जो है, जो ऑप्शन में था, ये स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल को लागू करता है. स्टेट इमरजेंसी का मतलब क्या है कि जब कभी भी गवर्नर को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो वो राष्ट्रपति के पास ये सिफारिश भेज सकते हैं कि इस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए. तो ये जो पावर है ये आर्टिकल 356 के पास है प्रेसिडेंट को. ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के आपातकालिक शक्तियों में काउंट होता है आर्टिकल 356. इसके बाद आर्टिकल 368 भारत के संविधान को ये इजाज़त देता है कि संविधान में संशोधन कर सकती हैं भारतीय संसद. इसके बाद आर्टिकल 315 जो है 315, ये पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 तरह का सर्विस कमीशन है. एक यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक स्टेट लेवल पे या तो जेपीएससी हो सकता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, या स्टेट पीएससी हो सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो ये आर्टिकल 315 के तहत है. क्वेश्चन नंबर 7, प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया टू नॉमिनेट? राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा नामांकित करने के लिए मापदंड नहीं है? लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव सोसाइटी. जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर कि राष्ट्रपति इनमें से किस में से नामांकित नहीं कर सकते. तो इसका सही आंसर है डी. देखिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये गवर्नर के पास अधिकार होता है कि गवर्नर विधान परिषद में जो मनोनीत करते हैं उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है. तो आपको ध्यान ये रखना है कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस लास्ट से नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट. और इसी में जब हम क्लास लगा देंगे, सी लगा देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी लगा देंगे, तो वो हो जाएगा गवर्नर का नॉमिनेशन. गवर्नर जो नॉमिनेट करते हैं विधान परिषद में वो क्लास. C for cooperative society, L for literature, A for art, S for science, S for social service. Question number 8. Which one of the following country is not a republic? निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? USA, UK, इंडिया, साउथ अफ्रीका. जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यूके. अब देखिए, यूएसए हो या इंडिया हो या साउथ अफ्रीका हो, यहाँ पे जो हाईएस्ट पोस्ट होता है, और जैसे इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट प्रेसिडेंट का है, या यूएसए में प्रेसिडेंट का है, साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट का है, तो ये जो भी कंट्रीज जहाँ पर हाईएस्ट पोस्ट इलेक्टेड हो, मतलब चुनी हुई व्यवस्था से आता हो, वंशानुगत ना हो, डायनेस्टिक ना हो, तो उसको हम कहेंगे रिपब्लिक है. लेकिन यूके में क्या है कि जो सबसे ऊंचे पोस्ट पर है वो है वहाँ पे क्वीन या किंग, तो वो मोनार्की सिस्टम है.
लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यूके एक डेमोक्रेसी भी है, तो इसीलिए उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, इसीलिए उसको कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। क्वेश्चन नंबर 9, E2020 initiative of the World Health Organization is for the elimination of इबोला, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का E2020 पहल है वो किस चीज़ के लिए है? इबोला, मलेरिया, क्षयरोग, कोविड-19। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है मलेरिया, बी। अब देखिए आजकल कोविड-19 का बहुत केस चल रहा है, तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे क्वेश्चंस की जो उससे रिलेटेड ना हो, और बिल्कुल कोविड-19 के कारण उसका न्यूज़ कहीं छुप गया हो, तो ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। अब देखिए इसको स्टार्ट 2016 में किया गया था। इसके तहत ये है कि करीब 21 देशों से मलेरिया का उन्मूलन 2020 में करना है। तो वहाँ 2016 में भी ये करंट अफेयर्स का टॉपिक था और 2020 में भी हो जाएगा, क्योंकि 2020 इज़ द टारगेट ईयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की? बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ ने क्या किया है हाल फिलहाल में कि 5,750 करोड़ रुपीस जो है 19 लाख किसानों के अकाउंट में डालने हैं। जो गन्ना किसान है उसको 355 रुपये प्रति क्विंटल से खरीदेगी सरकार, और जो मक्का या धान के किसान हैं उनको पर एकड़ 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरह टोटल प्रावधान 5750 करोड़ का किया गया है। और एक चीज़ और कि छत्तीसगढ़ इस दौरान कोविड-19 के दौरान ऐसा करने वाला वो पहला राज्य हो गया है। ये न्याय योजना जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस कैंपेन से इन्फ्लुएंस्ड है। जो कांग्रेस का कैंपेन था 2019 में, उससे इन्फ्लुएंस लगता है कि हर किसानों को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाना, और कहीं ना कहीं पीएम किसान जो है वो 2,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में 1 साल में किसानों को दिया जाना है। तो ऐसा ही कुछ है छत्तीसगढ़ के लिए, ये पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आरबीआई गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर। वित्त मंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई गवर्नर, प्रधानमंत्री। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, आरबीआई गवर्नर। अब देखिए ये भी 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अब ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो चुका है, क्योंकि इंडिया में अगर इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति की जिम्मेदारी होती है। अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति दर को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसका आंसर होगा। अब ये जो कमेटी है वो 6 मेंबर होते हैं, इसमें 3 आरबीआई से होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती हैं, और इसके अध्यक्ष ऑटोमेटिकली हो जाते हैं आरबीआई के गवर्नर। अब इसके बाद ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने एक टारगेट रखा हुआ है कि हमें इन्फ्लेशन को हमेशा, मुद्रास्फीति दर को हमेशा 4% के आसपास रखना है, ±2%। मतलब क्या है, अपर लिमिट 6% हो सकता है और लोअर लिमिट 2% हो सकता है। अब एक चीज़ और कि यहाँ पर ऑप्शन में आपका फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो के सुब्रमण्यम है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, और पीएम तो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 12, एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मेनी सेलर्स इज कॉल्ड? एक आर्थिक स्थिति जब एक खरीदार होता है और कई विक्रेताओं को बुलाया जाता है। मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी और परफेक्ट कंपटीशन। एकाधिकार, अल्पाधिकार, क्रेता एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, मोनोप्सोनी। ये क्रेता एकाधिकार है। अब बाकी भी देख लेते हैं कि मोनोपोली क्या होता है। जब बहुत सारे बायर हों और एक ही सेलर हो, बहुत सारा खरीदार हो लेकिन एक ही विक्रेता हो, तो उसको कहेंगे एकाधिकार या मोनोपोली। जब बहुत सारे खरीदार हों और कुछ ही और कई विक्रेता हों, कई खरीदार हों, तो उसको कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन है,
बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं और बहुत सारे जो सेल करने वाले हैं उनके पास बहुत सारे खरीदने वाले भी हैं। इसके बाद मैनी सेलर और वन बायर अगर होगा तो अब ये क्रेता एक अधिकार हो जाएगा कि ये खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड करता है किससे खरीदे। तो क्रेता विक्रेता, कई विक्रेता हैं लेकिन एक क्रेता है। इसके बाद मार्केट डोमिनेटेड बाय स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लार्ज सेलर्स, मतलब क्या है कि कुछ ही लोगों का मार्केट पे जब कब्जा हो जाए तो वैसी स्थिति को कहेंगे कि ये ओलिगोपोली है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी इज कॉल्ड। नॉमिनल जीडीपी एवं वास्तविक जीडीपी का अनुपात कहा जाता है जीडीपी इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी कैप, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, जीडीपी डिफ्लेटर। अब इस चीज़ को समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये प्राइस इन्फ्लेशन को बताता है। देखिए दो बातें हैं, एक वास्तविक जीडीपी दैट इज रियल जीडीपी है। हमें क्या करना होता है कि एक ऐसा ईयर चूज करना होता है जिसमें बहुत सारे प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस नहीं थे और उस ईयर को हम मान लेते हैं एकदम फ्लैट और उसके हिसाब से देखते हैं कि आज के डेट में किसी पर्टिकुलर वस्तु या सर्विस का प्राइस कितना आगे बढ़ा है। तो जब हम उस ईयर के हिसाब से अभी का प्राइस कैलकुलेट करते हैं, अभी की जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। और जब साल दर साल इन्फ्लेशन ऐड होता जाता है तो आज की डेट में किसी भी चीज़ के कीमत के हिसाब से जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कह देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है कि बिकॉज ऑफ ओनली, कोई नया क्रिएशन नहीं हुआ है, केवल प्राइस बढ़ने के कारण, केवल इन्फ्लेशन के कारण प्राइस बढ़ा है और जीडीपी की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो नॉमिनल होगा, लेकिन रियल में हमेशा कम आएगा। ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमी में हमेशा नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होगा और रियल जीडीपी कम होगा। क्वेश्चन 14, विच टैक्स कॉजेज बर्डन ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किस कर के कारण समाज के गरीब वर्ग पर बोझ पड़ता है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ, नन। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, दोनों, कोई नहीं। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है वो मेनली जो आम आदमी है उसके लिए इनकम टैक्स के रूप में है, आयकर के रूप में है। और आयकर में एक छूट की सीमा है कि 5 लाख तक अगर व्यक्ति का इनकम है तो 1 रुपये भी उसको नहीं देना होता है। और जब गरीबी रेखा देखेंगे तो ये कहीं बहुत कम आता है, 5 लाख तो है ही नहीं, बहुत कम है उससे। तो इसलिए गरीबों के ऊपर जो है वो कोई बर्डन नहीं है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर उनको कोई भी चीज़ खरीदना है तो उसमें इंक्लूसिव होता है टैक्स, तो ऐसे में वो टैक्स पे करते हैं, तो वो उनके लिए एक बर्डन हो जाता है। चाहे अमीर हो या गरीब, कोई भी सामान अगर वो खरीदने जाएगा ही विल हैव टू पे द सेम टैक्स, एक ही तरह का टैक्स उनको देना होगा। इसीलिए अमीर के लिए वो बर्डन नहीं होगा, गरीब के लिए वो बर्डन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हु इंट्रोड्यूस्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो अब इसका ऑप्शन ये कॉइन किसने किया वो देख लेते हैं। अमर्त्य सेन, राजकृष्णा, VKRV राव, कौशिक बसु। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है बी। अब ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या? अक्सर आप सुनेंगे जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1950 से लेकर 1980 के बीच, 1990 के बीच जो भारत में बहुत कम प्रतिशत से विकास दर हुआ है उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया है। जब भारत में कम दर से विकास हो रहा था उसी समय अन्य एशियाई क्षेत्रों में, अन्य एशियाई देशों में अधिक पैमाने पर विकास हो रहा था। तो ये जो भारत, जो हिंदू मेनली पॉपुलेशन था, इसके विकास दर को कह दिया, कॉइन कर दिया राजकृष्णा ने कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, हिंदू विकास दर है। और बाकी अमर्त्य सेन जो है वो इंडियन इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरेट हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने, और महबूब अली के साथ मिलकर इन्होंने SDI इंडेक्स दिया था। VKRV राव ये बहुत पहले के हैं, इन्होंने कैलकुलेट किया था पूरा इंडिया का GDP और नेशनल इनकम। इसके बाद कौशिक बसु बहुत ही जाने माने आपके इकोनॉमिस्ट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच पीक इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, तुबकल, माउंट स्टैनली, माउंट कैरिसिम्बी। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। देखिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, माउंट किलिमंजारो। देखिए माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में है
और जनरली जो पर्वत या माउंटेन्स होते हैं वो आपको या तो फोल्ड माउंटेन्स या वोल्केनिक माउंटेन्स, तो ये जो है वो वोल्केनिक माउंटेन्स है, वोल्केनिक इरप्शन से क्रिएशन हुआ है माउंट किलिमंजारो को। और ये है कहाँ पर? तो तंजानिया में है, तंजानिया अफ्रीका। अब इसकी हाइट है 5895 मीटर। एक और बहुत ही फेमस एटलस माउंटेन है अफ्रीका में, जो कि मोरक्को के आसपास है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है तुबकल, जो कि 4125 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो तुबकल तुबकल है एटलस माउंटेन, आपको ध्यान रखना है कि मोरक्को, तुबकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वीमा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? वीमा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा। अब ये तो क्लियर हो गया ऑप्शन से कि दक्षिण भारत की हैं, तो जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कृष्णा। देखिए कृष्णा की बहुत सारी सहायक नदी है, और एक चीज़ कृष्णा के लिए और भी मैं बताऊं कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, लेकिन उसके बाद सेकेंड नंबर पे कृष्णा है। और कृष्णा में के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है किसी नदी के ऊपर इंडिया में, तो कृष्णा नदी का दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा है। कृष्णा नदी के ऊपर दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में इसके अदर ऑप्शंस देखते हैं, जैसे भीमा, मूसी, दिंदी, पलेरू, ये सब इसके बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं कृष्णा की। और घाट प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, ये दाईं ओर से आकर मिलती हैं कृष्णा से। इसके अलावा कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उसमें शिमशा और हेमावती ये बाईं ओर से आकर मिलती हैं, और काबिनी, भवानी, अमरावती ये दाएं ओर से आकर मिलती हैं। गोदावरी में प्रणहिता, इंद्रावती और पूर्णा, ये आपको लेफ्ट साइड से याद रखना है, और राइट साइड से मंजीरा और प्रवरा, ये राइट साइड से आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और, ये जो मूसी नदी है कृष्णा के ट्रिब्यूटरी, इसके ऊपर हैदराबाद और सिकंदराबाद जो ट्विन सिटीज़ हैं वो बसी हुई हैं, और जो तुंगभद्रा है उसके ऊपर हम्पी नदी, हम्पी सिटी बसा हुआ तुंगभद्रा नदी के ऊपर। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये भी चीज़ पूछ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेस्टर्न घाट इज इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में है? 5, 4, 3, 6। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 6। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं। तो राज्य है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि जो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, इन क्षेत्रों में जो है वो कहा जाता है इसको सह्याद्री, मतलब उत्तरी भाग पश्चिमी घाट का कहलाता है सह्याद्री। इसके बाद भारत में 2 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट हैं, एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है जो कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनमें ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो ऐसे में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय 2 जैव विविधता के हॉट स्पॉट इंडिया में हैं, ठीक है। वो एक है ईस्टर्न हिमालय और दूसरा वेस्टर्न घाट। अब एक चीज़ और कि 2 फेमस गैप है वेस्टर्न घाट में, एक है गोवा गैप और दूसरा है पाल घाट गैप। गोवा गैप मतलब जो गुजरात से लेकर गोवा तक है, उसके बाद जो गैप है उसको गोवा गैप कहते हैं, और उसके बाद फिर कर्नाटक और केरल के बाद जो गैप है, मतलब नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच का जो गैप है, उसको कहते हैं पाल घाट गैप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध जनजाति है? गद्दीज, बकरवाल, लेप्चा, नईसी। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, नईसी। इसका सही आंसर है डी। इनफैक्ट जो नईसी ट्राइब है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली ट्राइब है, और गद्दीज ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे ज़्यादातर, और बकरवाल ये आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह मिलेंगी। इन दोनों क्या एक ये ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस करते हैं। ये ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस क्या होता है कि जब भी गर्मी का समय होगा तो ये लोग ऊपर चले जाते हैं हिमालयाज़ के ऊपर, और जब भी ठंड का समय होगा तो ये लोग नीचे चले आएंगे, और अपने पूरे हर्डिंग मतलब पूरा जो शिप इनका होता है उनके साथ ये ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं एनिमल्स या कैटल्स के साथ। इसके बाद लेप्चाज, ये सिक्किम का फेमस ट्राइब है लेप्चाज, या भूटियाज भी वहाँ मिलते हैं, नेपालीज भी मिलते हैं वहाँ पर, और नईशी अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा जैसे वहाँ पर आप डफला, मिश्मी, अंगामी या आपातानी, ये सब ट्राइब्स ये आपको वहाँ मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन आज का। नेशनल गंगा काउंसिल रिकमेंड्स वेरियस पॉलिसीज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा।
हु इज द चेयरमैन ऑफ एनजीसी, राष्ट्रीय गंगा परिषद राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न नीतियों की सिफारिश करती है। एनजीसी के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों? क्योंकि एनजीसी का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और भी बहुत सारे काउंसिल्स के चेयरमैन होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट काउंसिल या फिर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या नेशनल वाटर काउंसिल, इन सब के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है, एनडीएमए वाला जो परिषद होता है, उसके भी अध्यक्ष होते हैं। अब मिनिस्ट्री में अदर मिनिस्टर्स जो इसके होते हैं मेंबर्स, जैसे जो भी 5 राज्य है गंगा जिनसे होकर फ्लो होती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री भी होंगे इसके सदस्य। इसके बाद जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ये काफ़ी फेमस रहा 2019 में, क्योंकि जो वर्ल्ड वाटर वीक स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है, वहाँ मनाया गया था। वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन किया गया और इसको सराहा गया है, नेशनल नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। और हाल फिलहाल में ड्यू टू कोविड-19 बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि गंगा का पानी आज तक इतना ज़्यादा कभी साफ़ नहीं हुआ, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये जो है पूरा इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है और नेशनल गंगा काउंसिल जो है वो आपकी रिकमेंडेशन बॉडी है। तो इस तरह से आज के 20 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने डील किए। अगले टेस्ट सीरीज में फिर और अच्छे अच्छे 20 क्वेश्चंस के साथ आऊँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।